तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है। देखिए यहाँ से पहला प्रश्न आपका क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो है कि परिसर फ्रेंड्स आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिएगा छोटे छोटे चैप्टर हैं और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है कि पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का जो है कि ताप मापने के लिए ही जो है कि डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। ठीक है, यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से जो है कि 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ये देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो है कि चित्र है आपके इस चैप्टर में दिया गया था। आप जो है कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं। देखिए उपयोग किया जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे सी से जो है कि दर्शाया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के जो है कि ताप ही माप हम लोग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और एक और प्रश्न देखिए, मानव शरीर का जो है कि सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये एग्जैक्ट आपका 36.9 होता है, लेकिन एग्जैक्ट ये जो है कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में 37 न हो तो ये अगर ये होगा, ठीक है, और ये नहीं होगा तो फ्रेंड्स 37 होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, और जो है कि इसी को जो है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है कि मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रयोगशाला तापमापी का परिसर जो है कि कितना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स प्रयोगशाला तापमापी का जो है कि परिसर ये फ्रेंड्स होता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी द्वारा जो है कि ये आपके बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, जिसका जो है कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये सारी जो है कि चीज़ें आपके जो है कि बुक में भी दी गई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः देखिए माइनस यहाँ पर है, जो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका प्रयोगशाला तापमापी का परिसर। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए ये आपका जो है कि प्रयोगशाला का जो है कि तापमापी जो है कि ये है। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रयोगशाला तापमापी जो है कि इसका परिसर आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में विभिन्न पदार्थों के तापमान जैसे गलनांक एवं क्वथनांक को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डॉक्टरी तापमापी, देखिए डॉक्टरी तापमापी यह एक अलग प्रकार का तापमापी है जिसका परिसर केवल शरीर के तापमान को मापने के लिए होता है, जो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, माध्यम के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं होगा, माध्यम के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि विकिरण विधि के द्वारा जो है कि ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण होता है, इसमें माध्यम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं आपके बुक में क्या दिया गया है, देखिए चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है,
अतः सूर्य से हम ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा गया था कि माध्यम के बिना किसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो वो है फ्रेंड्स आपका विकिरण है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपको एक और मिलेगा। देखिए यहाँ से देखिए, बिना माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। इस विधि में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है, जो निर्वात से भी गुजर सकती है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी इस विधि से जो है कि पहुंचती है। किस विधि से, तो विकिरण विधि से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विकिरण, यह ऊष्मा स्थानांतरण का एकमात्र तरीका है जिसमें किसी भौतिक माध्यम जैसे ठोस, तरल, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऊष्मा अवरक्त विकिरण जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए इसके उदाहरण क्या क्या है फ्रेंड्स, विकिरण के उदाहरण क्या है, सूर्य की गर्मी का जो है कि पृथ्वी तक पहुंचना, ये किस विधि के कारण जो है कि संभव हो पाता है, तो ये जो है कि आपके विकिरण विधि के कारण जो है कि ये संभव हो पाता है। ठीक है, या किसी गर्म वस्तु जैसे आग से निकलने वाली गर्मी को बिना छुए महसूस करना विकिरण के जो है कि उदाहरण है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा रहता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, थर्मामीटर के द्रव में जो है कि ये जो दिखता है आपको, ये पारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि द्रव क्यों भरा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, कमरे के तापमान पर द्रव जो है कि अवस्था में होता है, कौन, पारा, यही इसका कारण है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा ये देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, देखिए इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। तो यही प्रश्न जो है कि यहाँ से बना दिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो है कि पता हो गया। देखिए थर्मामीटर के बल्ब में जो है कि इसलिए भरा जाता है, पारा इसलिए भरा जाता है, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि गर्म होने पर यह समान रूप से फैलता है, कांच से नहीं चिपकता है और ऊष्मा का जो है कि अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो इसीलिए पारा को जो है कि थर्मामीटर में भरा जाता है। देखिए इन गुणों के कारण तापमान में होने वाले छोटे बदलाव भी पारे के स्तर में बड़े बदलाव के रूप में दिखते हैं, जिससे रीडिंग लेना आसान और सटीक होता है। ठीक है, तो इसीलिए पारा इसमें भरा जाता है। और देखिएगा मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताया था, ऊपर 36.9 डिग्री सेल्सियस ये एग्जैक्ट है। ठीक है, इसको जो है कि 37 डिग्री सेल्सियस भी जो है कि मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ई राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आसान प्रश्न भी ये जो ऑप्शंस दिए जाते हैं डी और ई, ये जो है कि हार्ड बनाते हैं। ठीक है, वैसे बीपीएससी का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था जिसमें आपको 4 ही ऑप्शंस जो है कि देखने को मिले थे, ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें ई वाला ऑप्शंस नहीं दिया गया है, तो शायद आपके जो है कि TRA 4.0 के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स या बीपीएससी आगे जो भी एग्ज़ाम ले उसमें 4 ही देखने को ऑप्शंस मिले, लेकिन फ़िलहाल हम लोग प्रैक्टिस 5 ऑप्शंस के साथ ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप जो है कि 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ जो है कि व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए और ठोसों में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, यानी कि जो ठोस होते हैं इसमें ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, तो ये फ्रेंड्स होता है आपका जो है कि चालन विधि के कारण, जो है कि चालन विधि के द्वारा, जो चालन विधि होती है फ्रेंड्स इसमें जो है कि ये चालन विधि ये ठोस में जो है कि ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण होता है किस विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि इसको देखने का प्रयास करिएगा। देखिए वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः
चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, देखे होंगे फ्रेंड्स आप जो है कि मान लीजिए कि ये आपकी जो है कि आग है। ठीक है, ये आपकी आग है और इसमें क्या किए कि आप एक लोहे के रड को 1 फीट लोहे के रड को जो है कि आग में डाले हैं। कुछ सिरा अंदर है आग में और कुछ सिरा बाहर है। लेकिन आपने जो है कि अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि यहाँ से आग में जो है कि जो भाग डला हुआ है लोहे का, ये तो गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे ये वाला जो आग से बाहर का भाग है वो भी गर्म हो जाता है। तो ये इसी चालन विधि के द्वारा होता है। और ठोसों में जो है कि, और देखिए ये जो चालन विधि है सभी ठोसों में कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए जो कुकर का जो है कि देखे होंगे जो हैंडल होता है उसमें प्लास्टिक नुमा लगा होता है, वो भी तो ठोस है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें चालन विधि कार्य नहीं करती है। लेकिन मुख्यतः प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है ठोस में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, यहाँ से इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये चीज़ भी लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए गए धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि ये चालन विधि सभी ठोसों में कार्य नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? इस प्रश्न का मतलब ये है फ्रेंड्स, देखिए जल क्या है? द्रव है। तो साफ तौर पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? साफ तौर पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए ठोस में आपने जो है कि देख लिया ऊपर कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है, लेकिन द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिएगा संवहन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा जो है कि द्रव में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे और जो है कि अपने बुक में ही देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा, अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। देखिए जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। ये तो फ्रेंड्स जो है कि काम का नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए प्रश्न यहाँ से मतलब आपको मिलेगा, जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जो है कि जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का जो है कि ठंडा जल उसका स्थान क्या करता है? उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। ठीक है, फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि के जो है कि संवहन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो जल में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो संवहन विधि के कारण होता है। अब देखिए ठोस हो गया, क्योंकि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, द्रव में ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। अब बच गया फ्रेंड्स की गैस में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही प्रश्न, यहाँ पे देखिए वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, धुआं किस दिशा में जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ऊष्मा स्रोत के पास जो है कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यह स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से वायु में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ से नोट करने वाली फ्रेंड्स पॉइंट ये है कि यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, नोट करने वाली पॉइंट ये है कि द्रव और गैस में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा जो है कि होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अभी मैं नीचे आपको बड़े बड़े एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न जो है कि दिखाऊंगा। और यहाँ से देखिए ये समुद्र समीर क्या है, थल समीर क्या है, ये देखिए यहाँ से आप जो है कि समुद्र समीर को आप जो है कि यहाँ से समझिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से समुद्र से अगर जो है कि स्थल की ओर अगर हवा बहेगी तो ये कैसी हवा बहेगी? ठंडी हवा बहेगी। ठीक है, और देखिए इधर से
जो है कि देखिए स्थल से जो है कि समुद्र की ओर हवा बहेगी तो ये हवा गर्म बहेगी, इसको हम लोग समुद्री समीर बोलते हैं। ये और जो ये जो ठंडी हवाएं चलती हैं फ्रेंड्स, ये अधिकतर दिन में, देखिए समुद्री समीर जो होता है ये दिन में अधिकतर चलती हैं। देखिए यहाँ पे दिन दिखाया गया है और यहाँ पे देखिए ये जो थल समीर होते हैं फ्रेंड्स, ये रात्रि या जो है कि सुबह के समय, ठीक है, रात्रि या सुबह के समय देखिएगा ये जो है कि चलती हैं। देखिए इसमें तारे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए थल समीर जो है कि कब चलती है तो रात्रि में चलती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। देखिए समुद्र समीर तथा थल समीर ये दोनों के बीच आप जो है कि अंतर देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपके क्लास 7th की NCERT साइंस में चैप्टर नंबर 3 में जिस चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं उसमें ये दिया गया है मिलान, ठीक है। तो देखिए कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके इस चैप्टर में दी गई हैं। देखिए थल समीर के बहने का समय क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर आपको बताया था जो थल समीर होता है ये जो है कि रात या सुबह के टाइम, ठीक है। तो ये जो है कि इसका जो है कि क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए ये जो समुद्री समीर के बहने का समय कब होता है, तो समुद्री समीर के जो है कि बहने का समय ये होता है दिन में, ठीक है। तो ये यहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गहरे रंग के कपड़े पसंद जो है कि करने का समय। देखिए गहरे रंग के जो है कि कपड़े हम लोग क्या करते हैं, गहरे रंग के कपड़े फ्रेंड्स हम लोग जो है कि सर्दियों में, ठीक है। तो ये जो है कि ग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देखिए हल्के रंग के कपड़े हम लोग कब पसंद करते हैं, तो हल्के रंग के कपड़े हम लोग गर्मियों में पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कि मिलान है, ठीक है। इसको आप जो है कि कैप्चर करिएगा। और देखिए थल समीर के बहने का समय एक बार हम लोग और देख लेते हैं। देखिए थल समीर, देखिए जो थल समीर है ये जो है कि रात्रि में बहती है, ठीक है। और थल समीर जो होती है ये रात या सुबह के समय बहती है। और ये जो समुद्री समीर होती है फ्रेंड्स, जो ठंडी हवाएं चलती हैं ये कब बहती हैं, तो ये जो है कि दिन में बहती है, ठीक है। तो ये आप जो है कि कैप्चर भी करिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये आपका जो है कि समुद्री समीर हो ही गया है। अब देखिए सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। देखिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के जो है कि कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक। गहरे का मतलब फ्रेंड्स भारी हल्के से संबंधित है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए गहरे रंग के जो है कि पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में जो है कि गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। देखिए हल्के रंग के कपड़े ऊष्मी विकिरणों के अधिकांश जो है कि अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा रोधी है। ऊष्मा रोधी फ्रेंड्स, ऊष्मा रोधी का मतलब ये है कि जो ऊष्मा को रोकता है, ठीक है, या इसको ऊष्मा रोधी ही बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ऊष्मा रोधी, तो ऊष्मा रोधी फ्रेंड्स देखिएगा इसमें प्लास्टिक भी है, ठीक है, प्लास्टिक भी है और इसमें लकड़ी भी है, ठीक है। ये प्लास्टिक और लकड़ी ये दोनों क्या हैं, ऊष्मा रोधी हैं, ठीक है। ये आपका जो है कि ऊष्मा रोधी है, ठीक है। तो ऊष्मा रोधी हैं तो इसलिए 2 इसमें जो है कि ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो इसीलिए आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, यानी कि जो अपने से होकर मतलब देखिए उन्हें ऊष्मा का जो है कि क्या बोलते हैं, चालन कहते हैं। देखिए इनके उदाहरण क्या हैं, एल्यूमिनियम, आयरन जिसको लोहा बोलते हैं, कापर और तांबा, ठीक है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा का कुचालक में देखिएगा यहाँ से जैसे प्लास्टिक और लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक और लकड़ी देखिए कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो है कि जैसे मान लीजिए कि एक लोहे का जो है कि चम्मच है, ठीक है, एक आपके पास लोहे का चम्मच है और एक आपके पास जो है कि लकड़ी का चम्मच है। तो देखिए लोहे का चम्मच अगर बहुत देर तक अगर आप रखेंगे तो वो गर्म होकर आपका हाथ भी जल सकता है जब आप खाना वाना बना रहे हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से
अगर लकड़ी का चम्मच है तो उससे आप आसानी से जो है कि बना सकते हैं, वो आपके हाथ को नहीं जलाएगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए लकड़ी क्या है, ऊष्मा का जो है कि कुचालक है, और ये ऊष्मा इसको रोधी भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए जल तथा वायु ऊष्मा के क्या है, कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो द्रव और जो है कि वायु, इन दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण फ्रेंड्स संवहन विधि के द्वारा होता है। और जो है कि आपके ठोसों में, यानी कि जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, इनमें जो है कि चालन विधि के द्वारा जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। अभी मैं नीचे, अब देखिए इस चैप्टर में आप क्या सीखे हैं, ये आपको जो है कि जानना जरूरी है। देखिए किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियां पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। देखिए यहाँ से आपने क्या सीखा, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का जो है कि परिसर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और देखिए अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे 36.9 जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अभी और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है, चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों के बारे में ऊपर आप जो है कि एग्जैक्ट कंफर्म कर चुके हैं और तीनों के बारे में जान चुके हैं। देखिए ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है, और देखिए द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। एक बार और आपने देख लिया, विकिरण द्वारा ऊष्मा जो है कि के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे हम लोग ऊष्मा उसका चालक कहते हैं, ठीक है। देखिए गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग की वस्त्रों से में जो है कि अधिक आराम का अनुभव करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मा रोधी तथा इसमें रेशे के बीच जो है कि वायु फंसी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि विभिन्न बड़े बड़े एग्जामों में इस चैप्टर से आपके कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला ही प्रश्न क्या है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, गैस और द्रव दोनों में जो है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अभी कुछ 1-2 मिनट पहले आपने ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। देखिए ये MPPCS प्री 2017 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो है कि ताप होता है, ठीक है। तो ये जो है देखिए ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए 36 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कहाँ पर पूछा गया है, तो उत्तराखंड PCS प्री 2005 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में बात करेंगे तो केल्विन में कितना होता है, 310 होता है। और देखिए यही प्रश्न आपके IAS में पूछा गया है। देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का ताप सामान्य ताप है। देखिए ऑप्शन नंबर डी 310। देखिए IAS प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी नए नए एग्जामों में देखिए जब बर्फ़ पिघलती है तब होता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आयतन घटता है। ये जो है कि UPPCS प्री 2012 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अभी देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि देखिएगा बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा कर देता है, पेय का मतलब पानी को ठंडा कर देता है। और देखिए कारण आर क्या है, बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है कि चयन करना है। तो इसमें जो है कि क्या है फ्रेंड्स, ए तथा आर दोनों सही है, और ए जो है ए की सही व्याख्या आर
कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। तो देखिए यूपी लोअर सब 2009 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा, ये देखिए हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ए और आर जो है कि दोनों सही हैं और आर क्या कर रहा है, ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये यूपी आर ओ ए आर ओ में प्री 2016 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है इसी चैप्टर से। देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कमरे को ठंडा हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से जो है कि हम लोग कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब इसके विपरीत कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ये अनुमान लगाएंगे कि फ्रिज के जो है कि गेट को हम लोग खोल देंगे और फ्रिज को ऑन रखेंगे तो कमरा हमारा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये जो है कि साइंस है और यहाँ पे फ्रिज को अगर आप खोलेंगे तो अंततः कमरे को आप थोड़ा सा गर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप कोशिश मत करिएगा, लेकिन ये साइंस है और यहाँ से ये चीज़ें हैं। और यहाँ से देखिए ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो है कि कमरे को जो है कि गर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब आप खुला छोड़ देंगे फ्रिज को ऑन करके, तो इसमें क्या होगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। और जो है कि कमरे को ठंडा कैसे करा जाएगा, तो कमरे को जो है कि संपीड़ित गैसों को छोड़कर हम लोग कमरे को ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें यही बताया गया है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से हम लोग कमरे को थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न ये भी पूछ सकता है। देखिए ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ही पूछा है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस को अगर 40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदला जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है 104 फ़ारेनहाइट। अब इसका बदलने का जो है कि नियम क्या होता है, तो देखिए 1 फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। ठीक है, तो इसी में क्या करते हैं, इसी डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम लोग क्या, जितना दिया रहता है, तो देखिए ऊपर कितना दिया गया है, तो ऊपर जो है कि 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यही यहाँ पे किया गया है, यही जो है कि यहाँ पे किया भी गया है। देखिए कितना होता है फार्मूला, तो ये आपका फार्मूला होता है और इसमें अगर हम लोग रखेंगे तो देखिए 9/5 हो जाएगा और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये तो आपके 32 ये फार्मूला में ही है। ठीक है, तो देखिए 5 चौवाठी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और 9 आठी कितना हो जाएगा, तो 9 में 8 का जो है कि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 और 32 को जब आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 104 हो जाएगा। और यही 104 40 जो 104 जो है कि डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, तो 104 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर, ये तो आप जो है कि देख चुके हैं। और देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी और 310 ये जो है कि आपका आईएएस में पूछा गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही समान होगा, यानी कितना तापमान होने पर। तो देखिए फ्रेंड्स -40 जो है कि डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो जाएगा तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका कहने का जो है कि मतलब यही है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये आईएएस में पूछा गया है। ठीक है, और ये देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस में 2015 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चूँकि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें जो है कि पढ़ना जरूरी था। ठीक है, देखिए यहाँ से क्यों फ्रेंड्स क्यों समान होता है,
तो यहाँ पर आप जो है कि इसको देखने का प्रयास करिएगा। आपका जो है कि फार्मूला, ये आपका जो है कि ऊपर फार्मूला कितना था, देखिए फ़ारेनहाइट बराबर कितना फार्मूला था, शायद 9/5 जो है कि डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, डिग्री सेल्सियस था, और प्लस यहाँ जो है कि यहाँ पे 32 था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट मान लीजिए कि 40 फ़ारेनहाइट है, -40, ठीक है। -40 पे क्या होगा, जो है कि दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9/5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हम लोग रखेंगे, माइनस जो है कि 40 हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5×8 = 40, ठीक है। 9×8 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और प्लस जो है कि 32। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7 में से 3 को जब माइनस करिएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, तो माइनस जो है कि 40 बच जाएगा। तो देखिए -40, और ये भी आपको कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, ठीक है। तो जब -40 होगा तापमान, तो उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है कि दोनों का मान जो है कि समान होगा, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित देखिए कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापमान समान रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री होगा, तो इसमें समान होगी। देखिए पीसीएस में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से, तो फ्रेंड्स ये जो है कि पूरा नंबर 4 के एमसीक्यूज को करेंगे, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, चैप्टर का अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए एक बार और दिखा देना चाहूँगा यहाँ पे कि प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको जो है कि प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, और ये प्रश्न आपके जो है कि इस चैप्टर से आपके क्लास 7th के एनसीईआरटी साइंस में जहाँ से बनाया गया है उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स जैसे ये प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न जो है कि जहाँ से बनाया गया है, देखिए उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और तीसरा प्रश्न देखिए आपके जो है कि डायरेक्टली बुक में से यहाँ से बनाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और पिछले चैप्टर्स को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से जो है कि आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और पहला प्रश्न हमारा जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में जो है कि पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है कि बुक में दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके जो है कि टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, 6 to 8 में एसएसटी के साइंस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो पालक में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको जो है कि बताना है, ठीक है। क्या फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल, या फार्मिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल फ्रेंड्स आपका जो है कि पालक में भी पाया जाता है, और जो है कि यहाँ पे टमाटर में भी आपका पाया जाता है, ठीक है। और ये दोनों में से कोई अगर एक ऑप्शन में है तो आप जो है कि इनको टिक करिएगा, ठीक है। देखिए आपके बुक्स में भी दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है कि सबसे पहले प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया है, यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि पालक में पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये एसिटिक अम्ल आपका जो है कि सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है कि आपके चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है कि आपके नींबू के जो है कि नींबू संतरा ऐसे जो है कि फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है कि आपके दही में पाया जाता है, ठीक है। और एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, ये आंवला सिट्रिक फल में पाया जाता है। और ये टार्टरिक अम्ल जो कि टीआरई 1 में पूछा गया था पीआईटी में, ये इमली में पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, और ये आपका हो गया। और देखिए फ्रेंड्स आपको मैं ऊपर क्या बताया हूँ कि ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, लेकिन क्लास 7th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है कि पालक पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्लास 10 में क्या दिया गया है, देखिए ये क्लास 10 का जो है कि स्क्रीनशॉट लिया हूँ मैं अपने बुक से, और क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए टमाटर में देखिए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि आप याद रखिएगा। और ये देखिए टार्टरिक अम्ल,
टार्टरिक अम्ल ये आपका इमली में पाया जाता है। देखिए मैं TRE1 PIT यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये भी आपका जो है कि TRE1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये आप जो है कि देख चुके हैं। देखिए चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है। नेटल के डंक में जो है कि मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। दूध दही में देखिए लैक्टिकल अम्ल होता है। नींबू में जो है कि सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार मुख्य रूप से ये जो है कि चूने के पानी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कि ये नामक क्षार है जो मुख्य रूप से चूने के पानी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए कुछ क्षारकों के नाम दिया गया है। ये ऊपर वाली चीज़ें आप जो है कि पहले ही ये देख चुके हैं, ठीक है। और इसके नीचे क्या दिया गया है, इधर दिया गया है जो है कि क्षारक का नाम और इधर दिया गया है कि इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की कांच आदि साफ करने के लिए मार्जक के रूप में जो है कि पाया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है कि साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम जिसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न होता है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और कौन जो है कि लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो प्रश्न ये 3 नंबर का आपका है क्या, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस पत्र को, यानी कि लाल लिटमस पत्र को कौन जो है कि नीला कर देगा, ये जो है कि पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा, तो क्षार करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नीला लिटमस देखिए यहाँ से आप जो है कि इसको लिख सकते हैं, अगर आप जो है कि नोट डाउन कर रहे होंगे तो आप जो है कि लिख सकते हैं कि लाल लिटमस पत्र को जो है कि कौन क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये कौन करेगा, तो इसके नीचे आप जो है कि क्षार लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि फ्रेंड्स क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और यहाँ से पूरे आपके जो है कि फैक्ट जो हैं फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, ठीक है। तो अम्लीय विलयन में मिलाया जाएगा तो यह जो है कि क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक और चीज़ फ्रेंड्स जानकारी, अब देखिए लिटमस, देखिए लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप में जो से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। इसे लाइकेन से जो है कि प्राप्त किया जाता है और लाइकेन जो है कि कवक एवं शैवाल, ठीक है। तो ये आप जो है कि पहले ही जो है कि पढ़ चुके हैं। कवक व जो है कि शैवाल की जो है कि सहभागिता से ये जो है कि लाइकेन बनता है और लाइकेन क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि लाइकेन का पौधा दिया गया है और ये आपका जो है कि लाल और नीला लिटमस पत्र है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स देखिए क्लास 10th के NCERT साइंस से मैं जो है कि प्रश्न को जो है कि उठाया हूँ। यहाँ से फैक्ट आपके देखिए क्लियर होंगे। अम्लों का स्वाद सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी खट्टा होता है, ठीक है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। अब देखिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक पॉइंट आप यहाँ से नोट करेंगे। और देखिए जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है, ठीक है। तो क्षार कड़वा होता है और क्षार क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 फैक्ट निकल के आते हैं। देखिए अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज फिनाल्फिथिलीन का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उदासीनीकरण, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार क्या करते हैं,
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये आप पहले ही जो है कि जान चुके हैं। और देखिए हम सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए हम जो है कि सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं किस लिए, जब अम्ल को जो है कि क्षार में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है कि यहाँ पे देखिएगा जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है इसे फिनाल्फथेलीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स अपना जो है कि अगला प्रश्न जो है कि देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके जो है कि TRE 3.0 1 to 5 PRT में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है कि प्रदूषक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये सारी चीज़ें आपके क्लास 7th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है, जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए फ्रेंड्स, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? आप जो है कि पहले पढ़ चुके होंगे अम्ल वर्षा होती क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है। जैसे कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों और पौधों, जंतुओं को जो है कि क्षति पहुंचाती है, ठीक है। तो ये आपके इसी चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, और देखिए यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न क्या है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा मिलाकर उपचारित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी खेत की मृदा जब अम्लीय हो जाएगी तो उसमें अच्छे तरीके से पौधे नहीं उग पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी मृदा, आपको पता चल गया है कि अगर आपकी जो है कि खेत की मृदा अत्यधिक अम्लीय हो गई है तो उसे आपको जो है कि कैसे ठीक करना है, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जब आपकी मृदा अम्लीय हो जाएगी तो उसमें आप क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर जो है कि आप मृदा को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तब जो है कि आपका ये मृदा जो है कि अत्यधिक जो अम्लीय है वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो है कि बी दोनों राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि देखेंगे, देखिए मृदा उपचार इसी चैप्टर में दिया गया है। देखिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकी हो तो पादपों, पौधों की वृद्धि जो है कि अच्छी नहीं होती है, ठीक है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे जो है कि बिना बूझा हुआ चूना, देखिए बिना बूझा हुआ चूना जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और देखिए बूझा हुआ चूना जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से जो है कि उपचारित किया जाता है। तो यही चीज़ फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन जाती है। और देखिए जब मृदा अत्यधिक क्षारी हो जाए, आपकी जो है कि खेत की मृदा अत्यधिक क्षारी हो जाए तो उसको आप जो है कि क्या करेंगे, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मित जो है कि करते हैं, जो उसकी क्षार की प्रकृति को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं और फ्रेंड्स बनते भी रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्लास 7th के NCERT साइंस में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आप जो है कि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइएगा, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा सूचक के रूप में व्यवहार करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूचक के जो है कि रूप में व्यवहार हल्दी भी करती है, लिटमस भी करती है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों उपर्युक्त ऑप्शन जो है कि क्या है, सही हैं, ठीक है। तीनों जो है कि आपके उपर्युक्त ऑप्शन सही हैं। अब देखिए यहाँ से ये जो है कि आपके बुक में भी दिया गया है, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए
कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकी, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकी पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, जैसे ये प्राकृतिक सूचक आपके हैं क्या? हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की जो है कि पंखुड़ियाँ हैं आदि कुछ प्राकृतिक रूप में जो है कि पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर में दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न क्या है? सामान्य रूप से प्रयोगशाला में कौन से सूचक का प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपने जो है कि हल्दी, लिटमस और जो है कि गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये तीनों आपने प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा। लेकिन आपका जो है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य रूप से प्रयोगशाला में कौन से सूचक का जो है कि प्रयोग किया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि फिनाल्फ्थेलीन। फिनाल्फ्थेलीन फ्रेंड्स ये जो है कि आपका प्रयोगशाला में जो है कि प्रयुक्त होने वाला सूचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे जो है कि हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये आपने ऊपर ही देख लिया है। अब देखिए हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका उपयोग आपने अभी तक जो है कि उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका जो है कि उपयोग हम लोग व्यवहारिक जीवन में अभी आप देख रहे थे, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और लिटमस। लेकिन ये जो है कि आपका फिनाल्फ्थेलीन, इसका प्रयोग, ये एक ऐसा सूचक है जिसका उपयोग जो है कि प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से अब देखिए यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न देखिए, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में कौन से पदार्थ निर्मित होते हैं यानी कि बनते हैं? ठीक है, तो देखिए अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसमें लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, लवण और जल बनेगा और इसमें ऊष्मा क्या होगी? तो ऊष्मा इसमें फ्रेंड्स ऊष्मा इसमें बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है ऊष्मा। ठीक है, तो ये अब जो है कि याद रखिएगा, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में कौन से पदार्थ बनते हैं? तो लवण और जल बनता है। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो है कि बी दोनों आपके सही हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। ठीक है, देखिए लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, अतः उदासीनीकरण जो निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के जो है कि निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जो है कि जल निर्मित होता है। तो इसमें ऊष्मा जो होती है फ्रेंड्स वो बाहर निकलती है और उसमें कौन कौन से बनते हैं? तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक जो है कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये आपका जो है कि यहाँ से देखिएगा, ये हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, अम्ल और जो है कि क्षारक, इन दोनों की अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा? लवण और जो है कि जल बनेगा। देखिए ऊष्मा क्या होगी? निर्मुक्त होती है। तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट अगर लेकर आप रख लेंगे तो ये फ्रेंड्स आपको काम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि कौन सा जो है कि प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग जो है कि प्रश्न फिनाल्फ्थेलीन, ठीक है, ये आप जो है कि हम लोग कर चुके हैं, ये भी हम लोग जो है कि कर चुके हैं। और ये आप देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जो है कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ये तो आप जो है कि सबसे पहले ही ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जब चींटी के डंक जब आप किसी को मार देगा, ठीक है, तो देखिए चींटी जब डंक मारती है तो इसके त्वचा क्या होती है? देखिए जब चींटी काटती है
तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का जो है कि नमी युक्त, यहाँ से देखिएगा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर जो है कि उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये इससे बचने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उसे उदासीन कर दिया जाता है। क्योंकि बिच्छू जब डंक मारता है, चींटी जब डंक मारता है, तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि अम्ल छोड़ देता है, ठीक है। तो उसमें आपको जो है कि जलन का अनुभव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसी क्लास 7th के NCERT साइंस में चैप्टर नंबर 1 में या 2 में, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जंतुओं के जो है कि पोषण में हम लोग जो है कि पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अब देखिए अपाचन, देखिए फ्रेंड्स, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन हमारे आमाशय में फ्रेंड्स अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाए तो उसी स्थिति में हमें क्या होता है, अपच हो जाता है, ठीक है। अपच हो, देखिए अपाचन से मुक्त पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। तो हमारे उदर में या आमाशय में जब अम्ल के अपच हो जाता है तो उसमें हम लोग एंटासिड नामक औषधि का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है। अब इस प्रश्न को फ्रेंड्स डालने का मतलब हमारा ये है कि ये आपके बुक्स में इस चैप्टर में दिया गया है, जिस चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है, तो एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ फ्रेंड्स खट्टा होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं अम्लों का स्वाद कैसा होता है, ठीक है। तो अम्लों का स्वाद जो है कि फ्रेंड्स खट्टा होता है, तो ये खट्टा के जगह पे आप यहाँ पे अम्ल लिख लीजिएगा, ठीक है। और कड़वा जो है कि कड़वा के स्थान पे आप जो है कि क्षार लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए अम्ल और क्षारक, देखिए दही हो गया, नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होते हैं, ठीक है। देखिए ऐसी पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। देखिए एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के जो है कि एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। तो शायद पूछ ले, ये आपको जो है कि चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं तो इसमें ये भी जरूरी था, ठीक है। देखिए सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। पदार्थों की प्राकृतिक क्षारकी कहलाती है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं और ये आप जो है कि पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। इस चैप्टर में, टोटल चैप्टर में आपने क्या सीखा वो आपके जो है कि बुक में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आपने सीखा। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, ये आपने सीखा, तथा उनका स्पर्श जो है कि साबुन जैसा होता है, ये आपने जो है कि इस चैप्टर में सीखा। अब आपने और क्या सीखा, देखिए अम्ल क्या करते हैं, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो एक आपने ये सीखा। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकी होते हैं, वो क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकी और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी हो गया, ठीक है, और लिटमस हो गया, और फिर उसके बाद जो है कि गुड़हल की पंखुड़ी हो गई। और प्रयोगशाला में किस सूचक का प्रयोग किया जाता है, तो फिनाल्फ्थेलीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, और इसमें जो है कि
जल भी बनाते हैं और इसमें क्या होता है ऊष्मा क्या होती है निर्मुक्त होती है। ठीक है, लवण अम्लीय क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो इतना ही छोटा चैप्टर था जिसमें लगभग मान लीजिए तो 10 जानकारी ऐसी थी जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको जो है कि कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर आपने जो है कि 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, अब 4 भी कर लिया। कल हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।